केमिस्ट्री में नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सभी के पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ मैम। और बोर्ड पे लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। क्या? मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम पेपर बना लिए? ओए, मैडम इतनी देरी करती है क्या? मैम कैसा नहीं बनाए? करते। हैं? अच्छा बनाए, हार्ड बनाए किसी? इजी भी बहुत नहीं हार्ड बना है। इजी भी नहीं है, मैम हार्ड मैं भी तो नहीं है। मैम मैं तो कल कॉपी खोल के देखी, आप तो इतना पढ़ा दिए। तू कहाँ चली गई थी इतने दिन? कहीं नहीं गई थी मैम। फिर इतने दिन नोट्स ही लिखती थी ना, पढ़ती नहीं थी ना। अच्छा, पढ़ी नहीं थी? हाँ मैम। कौन बोल रही है तू? मधु। मधु बोल रही है? मधु, तू इतनी निठल्ली कब से बन गई कि लिखे ही गई पढ़ी नहीं? है मधु? हाँ मैम। अरे तू इतनी आलसी कैसे बन गई कि लिखती गई पढ़ी नहीं? वो मैम लॉकडाउन में बन गई। लॉकडाउन में बन गई? मोटी भी हो गई क्या? हम भी नहीं पढ़े। नहीं मैम, मोटी नहीं हुई बस। अच्छा। पढ़ लूंगी मैम मैं 2 दिन में, देखना आप तो। हाँ, 2 दिन में पढ़ लेना, ठीक है ना? अब तो टाइम टेबल पहुंच गया सबके पास। 17 तारीख से टेस्ट है तुम्हारे, 17, 18। हाँ मैम। और फिर 20 से 22 तक आपको फाइल भी जमा करवाने आनी है कि क्या किया है और क्या नहीं किया तुमने। यस मैम। नकल नहीं करनी है, जैसा आए वैसा ही करके लानी है, ठीक है? चलो अब अपन क्लास हाँ। स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस मैम। चलो, कल देखो इस वाले लेसन में अपना टॉपिक उत्प्रेरण चल रहा था, जिसमें उत्प्रेरक के प्रकार 2 हो गए थे, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। आज हम उत्प्रेरक के ही कुछ अन्य प्रकार पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद में उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो, उन 2 प्रकारों के अलावा उत्प्रेरक के कुछ अन्य प्रकार भी हैं। उत्प्रेरक के कुछ अन्य प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, कल मैंने आपको उत्प्रेरक के 2 प्रकार बताए थे, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक में मैंने बताया था कि वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तो परिवर्तित कर देते हैं, स्वयं अपरिवर्तनशील होते हैं, वो तो क्या कहलाए थे? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरकों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाई थी? उत्प्रेरण। फिर आपने उत्प्रेरक के 2 प्रकार किए थे, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। वर्धक में मैंने बताया था जो उत्प्रेरक की सक्रियता का मतलब है क्रियाशीलता को बढ़ाता है, और विष में बताया था क्रियाशीलता को घटाता है। जिसमें आपने हेबर विधि की थी, उसमें जब मोलिब्डेनम मिलाया था तो आयरन चूर्ण की क्रियाशीलता बढ़ी थी और H2S गैस मिलाई थी तो क्रियाशीलता घट गई थी, इसलिए मोलिब्डेनम तो वर्धक था और H2S क्या था? विष था। अब अपन उनके अलावा कुछ अन्य प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला प्रकार है
धनात्मक उत्प्रेरक, देखो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक। वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उसे क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे कल भी आपने एग्जाम्पल किए थे और मैं आज भी बताने जा रही हूँ। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है KClO3। ये पोटेशियम क्लोरेट होता है। जब इसका तापीय अपघटन किया जाता है, क्या किया जा रहा है? तापीय अपघटन, मतलब गर्म किया जा रहा है। पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? MnO2। और क्या बनाता है? 2KCl + 3O2। कल भी मैंने उत्प्रेरण में ये एग्जाम्पल बताया था और कल मैंने वहां पे ये इसके बारे में ऐसे बताया था कि जैसे पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होती है। यदि इस अभिक्रिया में MnO2 का उपयोग किया जाता है तो अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होगी? O2। इसलिए MnO2 वहां पे क्या था? उत्प्रेरक था, जो स्वयं का द्रव्यमान और संगठन क्या था? अपरिवर्तनशील था। वो की वही बात यहाँ पे हो रही है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन MnO2 की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो MnO2 यहाँ पे कौन सा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक। इसी प्रकार जैसे आपने दूसरा एग्जाम्पल इसमें और करोगे, जैसे SO2 का ऑक्सीकरण हो रहा है और SO2 के ऑक्सीकरण में जैसे हाफ O2 ले रहे हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या प्राप्त हो गया? SO3। तो SO2 के ऑक्सीकरण में जो प्लेटिनम उत्प्रेरक काम में आता है, यह प्लेटिनम उत्प्रेरक ही किसका कार्य करता है? धनात्मक उत्प्रेरक का। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक लिए जा रहे हैं वो कौन से उत्प्रेरक है? धनात्मक उत्प्रेरक। इसी प्रकार जैसे आप अमोनिया का निर्माण कर रहे हो, वही हेबर विधि द्वारा N2 + 3H2 और इसे क्या बन रहा है? 2NH3। कौन सा उत्प्रेरक काम में आया था? Fe। तो यहाँ पे ये Fe किसका कार्य कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक का। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन में MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक है। SO2 के ऑक्सीकरण में प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में आयरन किसका कार्य कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक का। दूसरा प्रकार है ऋणात्मक उत्प्रेरक। बिल्कुल इसका विपरीत कर दो। ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या कम कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे ऋणात्मक उत्प्रेरक में आप पहला एग्जाम्पल कर रहे हो, गिल्सरोल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? गिल्सरोल की। गिल्सरोल की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2। किसका सूत्र होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो? गिल्सरोल की उपस्थिति में। गिल्सरोल की उपस्थिति में
हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन की दर कम हो जाती है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन की दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए H2O2 को संग्रहित करने के लिए हाइड्रोजन प्रोक्साइड में थोड़ी मात्रा में क्या मिला दी जाती है? गिल्सरोल। तो यहाँ पे गिल्सरोल किसका कार्य कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अपघटन की दर इसकी उपस्थिति में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसलिए इसको संग्रहित करते समय इसमें थोड़ी मात्रा में क्या मिलाई जाती है? गिल्सरोल। इसको तोड़ोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? 2H2O प्लस O2। तो गिल्सरोल यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। इसी प्रकार सल्फर यौगिकों की बहुत कम मात्रा, जितने भी सल्फर यौगिक होते हैं, सल्फर यौगिकों की बहुत कम मात्रा बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CHO। ये तो एल्डिहाइड है और बेंजेल्डिहाइड आया है तो सूत्र क्या बन जाएगा? C6H5CHO। ये किसका सूत्र है? बेंजेल्डिहाइड का। ये तो एल्डिहाइड है, आपने बेंजेल्डिहाइड बोला है तो C6H5CHO किसका सूत्र होता है? बेंजेल्डिहाइड का। तो सल्फर यौगिकों की बहुत कम मात्रा बेंजीएल्डिहाइड के स्वतः ऑक्सीकरण को रोक देता है। और आप सबको पता है कि जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो बेंजेल्डिहाइड का स्वतः ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में रुक जाता है? सल्फर यौगिकों की बहुत कम मात्रा मिलाने पर। तो यहाँ पे सल्फर यौगिक किसका कार्य कर रहे हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। इसी प्रकार जैसे आप अगला एग्जाम्पल लोगे, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण। सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2SO3। इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण गिल्सरीन की उपस्थिति में रुक जाता है। किसकी उपस्थिति में रुक जाता है? गिल्सरीन की उपस्थिति में इसका वायु द्वारा ऑक्सीकरण क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो देखो यह वायु द्वारा O2 करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2Na2SO4, ऑक्सीजन 6 2 8। ये क्या प्राप्त हो गया? सोडियम सल्फेट। तो इसका जो वायु द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है वो किसकी उपस्थिति में रुक जाता है? गिल्सरीन की उपस्थिति में। तो गिल्सरीन यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। इसी प्रकार पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए उसमें टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। टेट्रा एथिल क्या मिलाया जाता है? लेड मिलाया जाता है। पेट्रोल के अपविस्फोटन को कम करने के लिए क्या मिलाया जा रहा है? टेट्रा एथिल लेड। तो टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल के अपस्फोटन में किसका कार्य कर रहा है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का। तो वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। निर्मल कितने बड़े बड़े तो लिख रही हूँ, फिर और कितने बड़े बड़े लिखूं? चल इससे भी बड़े लिख दूंगी अब की बार। ठीक है, तो देखो
जो बढ़ाते हैं वो तो धनात्मक थे और जो कम कर रहे हैं वो कौन से हैं, ऋणात्मक। देखो इसके अपघटन को कौन कम कर रहा है, गिल्सरोल कम कर रहा है, इस कारण ये कौन सा उत्प्रेरक हुआ, ऋणात्मक। इसके ऑक्सीकरण को कौन रोक रहा था, सल्फर यौगिक, इसलिए सल्फर यौगिक क्या हुए, ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके वायु द्वारा ऑक्सीकरण को कौन रोक रहा है, गिल्सरीन, इसलिए गिल्सरीन क्या हुआ, ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके अपस्फोटन को कौन कम कर रहा है, टेट्रा एथिल लेड, इसलिए टेट्रा एथिल लेड क्या हुआ, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं या घटा देते हैं वो ही क्या होते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब इतने एग्जाम्पल बताने के बाद में तो तुम समझ गए होंगे। अब देखो तीसरा उत्प्रेरक है शवतः उत्प्रेरक। तीसरा उत्प्रेरक क्या है, शवतः उत्प्रेरक। देखो शवतः का नाम लेते ही समझ गए होंगे, वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है तो उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, शवतः उत्प्रेरक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही जब उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं, शवतः उत्प्रेरक। जैसे एस्टर है CH3COO C2H5RCOOR किसका सूत्र होता है, एस्टर का। इस एस्टर का नाम क्या है, एथिल एसीटेट। क्या एसीटेट से क्या लगा हुआ है, एथिल, तो नाम क्या हो गया, एथिल एसीटेट। तो तुम एस्टर न बोलकर एथिल एसीटेट भी बोल सकते हो, ये एक प्रकार का एस्टर है और इस एस्टर का नाम क्या है, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जब जल अपघटन किया जाता है, क्या किया जा रहा है, जल अपघटन किया जा रहा है, तो जल अपघटन करने पर आपको एसिटिक अम्ल और एथेनॉल प्राप्त होता है, CH3COOH और C2H5OH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। मैंने बताया किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही जब उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वो ही क्या होता है, शवतः उत्प्रेरक। एस्टर के जल अपघटन से प्राप्त एसिटिक अम्ल ही किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का, इसलिए एसिटिक अम्ल क्या है, शवतः उत्प्रेरक। तो इस अभिक्रिया में उत्पाद जो बना वो ही किसका कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक का, इसलिए यह कौन सा उत्प्रेरक हुआ, शवतः उत्प्रेरक। चौथा होता है प्रेरित उत्प्रेरक। प्रेरित उत्प्रेरक, देखो वह उत्प्रेरक जिसमें, या तुम सीधा ऐसे बोल दो, प्रेरित उत्प्रेरक में किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कोई भी पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, उत्प्रेरक लिया ही नहीं जाता है, उत्प्रेरक के रूप में कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाता है, परंतु अभिक्रिया के वेग को उसके साथ होने वाली जो अभिक्रिया होती है वह तीव्र कर देती है। जो भी उसके साथ अभिक्रिया हो रही है उसमें कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया जा रहा, लेकिन अभिक्रिया के वेग को उसके साथ होने वाली जो अभिक्रिया है उनके प्रेरण से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। मतलब दूसरों के सहारे से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, तीव्र। उसको क्या कहा जाता है, प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे एक तो आपके पास सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड का सूत्र मैंने अभी अभी बताया था, Na2SO3, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फाइड। एक आपके पास सोडियम आर्सेनाइट है,
सोडियम आर्सेनाइड का सूत्र होता है Na2Na3ASO3। सोडियम सल्फाइड का तो Na2SO3 और सोडियम आर्सेनाइट का सोडियम आर्सेनाइट का सूत्र Na3ASO3 होता है। सोडियम सल्फाइड का तो ऑक्सीकरण हो जाता है और सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं होता है। जब इन दोनों को साथ मिलाया जाता है तो दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अकेले तो ऑक्सीकृत नहीं हो रहे हैं वायु द्वारा, ये तो हो रहा है, ये अकेला नहीं हो रहा। लेकिन जब इन दोनों को साथ मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं दोनों ही। क्योंकि जो सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण है वह सोडियम आर्सेनाइड के ऑक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है। अतः सोडियम सल्फाइड यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, प्रेरित उत्प्रेरक का। और यही मैंने चीज बताई है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रूप में कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया जाता है, फिर भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है। देखो ये तो ऑक्सीकृत हुआ और ये हुआ ही नहीं, जब इन दोनों को साथ मिलाया गया तो ऑक्सीकृत हो गए, क्योंकि यह किसको उत्प्रेरित कर रहा है, ऑक्सीकृत होने के लिए इसको उत्प्रेरित कर रहा है। यही क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे अपन किसी चीज को नहीं करते हैं और दूसरा कहता है कि मैं भी कर रहा हूं तू भी कर ले, थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा, तो वो क्या हो जाता है, एक दूसरे को प्रेरित करना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड को कौन उत्प्रेरित कर रहा है, सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम आर्सेनाइड का प्रेरित कौन हो गया, सोडियम सल्फाइड। तो देखो इसको अभिक्रिया को पूरा करो, मैंने जो जो चीज बताई, इसका तो ऑक्सीकरण हो जाता है वायु द्वारा। बताओ ऑक्सीकरण होके क्या बनाएगा, 2Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फाइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण होकर क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट। सोडियम आर्सेनाइड का जब आपने वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि ये तो ऑक्सीकृत ही नहीं हुआ था, तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई। जब इन दोनों को साथ मिलाया गया तो ये ऑक्सीकृत हो गए। दोनों को मिलाओ साथ, Na2SO3, ये तो सोडियम सल्फाइड हो गया, बार बार नाम नहीं लिखूंगी, और Na3ASO3, ये सोडियम आर्सेनाइड हो गया। इन दोनों को मिलाने पर आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीकरण कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और Na3ASO4 यानी सोडियम आर्सेनेट। क्योंकि ये इसको कह रहा है कि मैं तेरे को ऑक्सीकरण करने के लिए क्या कर रहा हूँ, उत्प्रेरित कर रहा हूँ। और तैयार हो गए दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों ऑक्सीकृत होकर देखो क्या बना लिए, सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट। यही क्या होता है, प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक के कुछ अन्य प्रकार थे, एक बार फटाफट रिपीट कर रही हूँ, और उसके बाद में भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, फिर अपन उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। पहला मैंने आपको बताया धनात्मक उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन में MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक है। SO2 के ऑक्सीकरण में प्लेटिनम धनात्मक उत्प्रेरक है। अमोनिया में आयरन धनात्मक उत्प्रेरक है। वह उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, कौन सा कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक।
जैसे गिल्सरोल की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन क्या हो रहा है, कम हो जाता है। इस कारण गिल्सरोल किसका कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। कुछ सल्फर यौगिकों की बहुत कम मात्रा बेंजेल्डिहाइड के स्वतः ऑक्सीकरण को रोक देती है, आगे चलने ही नहीं देती अभिक्रिया को। तो ये सल्फर यौगिक भी क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण ग्लिसरीन की उपस्थिति में रुक जाता है, अतः ग्लिसरीन किसका कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। पेट्रोल के अस्फोटन को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, टेट्रा एथिल लेड, तो यह किसका कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। स्वतः उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही अगर उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है तो वो क्या कहलाता है, स्वतः उत्प्रेरक। जैसे एस्टर का जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल किसकी भूमिका निभा रहा है, उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। प्रेरित उत्प्रेरक, इसको तो दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि बार बार समझाया था। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रूप में कोई उत्प्रेरक नहीं मिलाया जाता है, फिर भी अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे सोडियम सल्फाइड ऑक्सीकृत हो जाता है, सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीकृत नहीं होता है। जब इन दोनों को साथ मिलाया जाता है तो यह ऑक्सीकृत हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीकृत होने के लिए उत्प्रेरित करता है। अतः सोडियम सल्फाइड कौन सा उत्प्रेरक है, प्रेरित उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक के प्रकार क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आज 4 पढ़े हो, कल मैंने 2 पढ़ाया था, तो आपने उत्प्रेरक के कुल मिला के कितने प्रकार पढ़ लिए, 6 प्रकार पढ़ लिए। किसी बच्चे को इनमें कोई प्रॉब्लम क्या, आगे चलो। क्या वापस बताऊं, प्रेरणा कह रही है चलो आगे, और ये कह रहा है कि वापस बताओ। क्या बताऊं बेटा, दोबारा बोल। ऐसे तो है नहीं भाई चारों के चारों ही समझ में नहीं आए, किसी में कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई होगी। तीसरा वापस बताऊं विजय, हाँ। स्वतः उत्प्रेरक, देखो जो उत्पाद बन रहा है, देख मैंने साम्य अवस्था लगाई है बीच में। अभिकारक से उत्पाद भी बन सकता है और उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही किसकी भूमिका निभा रहा है, उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्वतः उत्प्रेरक। हाँ कृतिका, प्रेरित उत्प्रेरक दोबारा रिपीट कर रही हूँ। प्रेरित उत्प्रेरक में देखो सीधा सा याद रखो, इसमें कोई उत्प्रेरक मिलाया नहीं जाता है, बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया होती है। और बिना उत्प्रेरक के इसलिए होती है कि अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है। क्योंकि भाई आपने पढ़ा है अभिक्रिया के वेग को तो कौन प्रेरित करता है, उत्प्रेरक करता है। इसमें तो कोई मिलाया ही नहीं जा रहा, फिर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। तो यही मैं बात बता रही हूँ कि इसमें अभिक्रिया का वेग इसके साथ होने वाली अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है। जैसे सोडियम सल्फाइड, इड नहीं इट, और सोडियम आर्सेनाइड दोनों है, एक तो ऑक्सीकृत हो जाता है, एक नहीं होता। तो जो नहीं हो रहा उसको कौन ऑक्सीकृत कर रहा है, सोडियम सल्फाइड कर रहा है, ये इसको उत्प्रेरित कर रहा है ऑक्सीकृत होने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करती हूँ। ठीक है, तो आपका सारा कौन बना, मैं बनी, क्योंकि मैं तुम्हें कहती हूँ कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार याद नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा नहीं हुआ तो तीसरी बार अपने आप समझ में आएगा, नहीं आए तो मेरे से पूछना, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, तो तुम अपने आप ही प्रेरित हो जाते हो कि हमें थोड़ा सारा मिल रहा है। ओके कृतिका, चलो अब आगे चलो। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? यस मैम, चलो ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं समांगी,
उत्प्रेरण के प्रकार और उत्प्रेरण के 2 प्रकार होते हैं। सभी बच्चे ध्यान से फटाफट कैच करेंगे। आज उत्प्रेरण के प्रकार भी कंप्लीट करूंगी मैं। उत्प्रेरण के प्रकार बहुत सरल है, एक एग्जाम्पल को दिमाग लगा के समझ लोगे ना तो बहुत सरल है। उत्प्रेरक के प्रकार कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण की परिभाषा आपने शुरू में ही पढ़ ली थी। अब उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ने जा रहे हो। तो उत्प्रेरण के प्रकार में देखो, प्रावस्था के आधार पर, या तुम प्रावस्था न बोलकर ऐसे भी बोल सकते हो, अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव्य और गैस, अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरण। दोनों के दोनों ही बताती चलूंगी मैं। एक तो समांगी उत्प्रेरण होता है